पढ़ के आए अधिगम? पढ़े हैं? चलिए कुछ एमसीक्यू करके देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अधिगम के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग विशाल जी। तो अधिगम में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं उसके बारे में, है ना। बहुत सारा मैं करा भी चुका हूँ इस क्लास में, बता चुका हूँ ना। आज कुछ और चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने से पहले। ठीक, हो गए रेडी सभी लोग? सब लोग रेडी हैं? चलिए तो देखते हैं। आप लोग अपना सूझबूझ का प्रयोग करना है ना। यही सूझबूझ का जो सिद्धांत है वो काफी काम करता है। ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है, पर उसको तुरंत सीख लेना है कि ठीक है ये नहीं पता है, अगर इस प्रकार की चीजें तो हमें नेक्स्ट टाइम कर लेना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, अधिगम में पठार के कारण है। अधिगम में पठार के कारण है, ये पहला प्रश्न है। अब पठार क्या होता है ये हमने देखा था। अधिगम में पठार के क्या कारण है, बता सकते हैं? अधिगम में पठार के क्या कारण है? ऑप्शन को देखिए, उत्साह की सीमा, कार्य की जटिलता, परिपक्वता का अभाव, है ना। तो हमने ग्राफ देखा था, ये जैसा हमारा है ना, ये हमारा क्या था? अधिगम था। ये हमारा अधिगम, और ये हमने देखा था क्या? अभ्यास। अभ्यास या समय। ठीक है, अभ्यास या समय। तो हमने पठार कब देखे थे? जैसे धीरे धीरे लर्न करते जा रहा है, सीखते जा रहा है, एक समय के बाद क्या हो जाता है? ये स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद या तो ये और सीखेंगे, या तो लर्निंग क्या होगा? का नीचे जाएगा, या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा? कम होगा। तो ये वाला जो संरचना बन रहा है, ये है, यही है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार मतलब वह अवस्था जब सीखने की, जो सीखने का अवस्था है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, उसे बोला जाता है अधिगम का पठार। ठीक है, तो अधिगम के पठार के क्या क्या कारण है? तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे तीन कारण तो आपने देख लिया, उत्साह की सीमा, कार्य की जटिलता, परिपक्वता का अभाव, है ना। तो मैं बात कर देता हूं पठार के कारण, अधिगम पठार के कारण क्या क्या कारण हो सकते? क्लास में बताया था कि नहीं बताया था मैं? अधिगम पठार के कारण। ठीक है, तो क्या क्या कारण है इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एक याद रखिएगा, एक तो ये पहला हो गया कार्य की जटिलता, दूसरा हो गया आपका क्या? उत्साह की सीमा, तीसरा हो गया क्या? परिपक्वता का अभाव। चौथा अगर बात करेंगे, जब हम एक कार्य, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में स्विच करते हैं, उस समय भी क्या होता है? पठार की अवस्था। जैसे ये एक अधिगम से हम दूसरे अधिगम की ओर जाते हैं, उस समय भी क्या होता है? उस समय भी क्या होता है? पठार की अवस्था निर्मित होती है। दूसरी बात, अगर हम कोई कार्य को सीख रहे हैं और उस कार्य में क्या है? नए नए तरीकों को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय भी हमें अधिगम होता है क्या? नहीं होता। मतलब एकदम जैसे कि बोलना चाहिए, काम करने के एक दो तरीके हैं, हम जबरदस्ती का तीन चार तरीकों को क्या अपना रहे हैं? उन चीजों को अपना रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं अनुचित तरीकों का पालन, है ना। कार्य के क्या करना चाहिए? अगर अनुचित तरीकों का पालन होता है तो इससे भी क्या बनेगा? क्या बनेगा? इससे भी क्या बनेगा? पठार बनेगा। जैसे हम सीख रहे हैं और अचानक से क्या है? नए नए ऐसे तरीकों का पालन कर रहे हैं जिससे उस कार्य का कोई संबंध नहीं है, तो अनुचित अनुचित तरीकों के है ना, कारण से भी क्या बनेगा आपका? पठार निर्मित होगा। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सोचकर बता सकते हैं आप लोग। कठिन कार्य तब हो सकता है, बताइए। हम्म अधिगम के विधि का प्रयोग ना करना, विधि का प्रयोग ना करना, ये भी एक कारण है, प्रयोग नहीं करना। ठीक है, छठवां कारण और क्या देख सकते हैं, और क्या बता सकते हैं जिससे अधिगम नहीं होगा? अधिगम के बाद, उसके बाद अधिगम क्या हो गया आपका? रुक गया है, ये सब चीजें आ जाएंगी, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
और क्या क्या कारण हो सकता है? अगर किसी चीज को आप निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। लर्निंग में आप टाइम टू टाइम हर चीज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, स्थिर है ना, अपने सीखने के तरीकों को प्रगतिशील और स्थिर नहीं रखे हैं, तो है ना, तो ये भी बोल सकते हैं निरंतर परिवर्तन, है ना। अधिगम में क्या करना, निरंतर परिवर्तन, क्या इससे भी निरंतर परिवर्तन, इससे डिसीजन क्या होते हैं जी, डिसीजन क्या होता है, स्विच होते रहते हैं, आपका माइंड क्या होते रहेगा, स्विच होते रहेगा। तो निरंतर परिवर्तन करेंगे तो अधिगम क्या हो जाएगा आपका, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, और का कारण सोचिए, एक दो कारण और बताइए, चलिए। हाँ, यदि आपको रुचि नहीं है पढ़ने में तो भी स्थिर होगा, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो भी स्थिर होगा, आपके, है ना, आप थकान महसूस कर रहे हैं तो भी स्थिर होगा, और हाँ, आपके अंदर अभी प्रेरणा नहीं है तो भी स्थिर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो पठार, है ना, अधिगम में किसका निर्माण करता है, पठार का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये सब चीजें आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह परिभाषा किसने दी है, नोट कर लीजिएगा, है ना, शायद नहीं बताया हूं मैं, इसे नोट कर लेंगे। काल्सनिक महोदय का, आ जाइए, काल्सनिक महोदय का क्या है, ये परिभाषा है, अधिगम विकास का प्रक्रम है, अधिगम विकास का क्या है, प्रक्रम है। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती रहती है। ठीक है, अधिगम विकास का क्या है, प्रक्रम है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, प्रक्रम मतलब क्या जी, आगे बढ़ना। ठीक है, प्रक्रम मतलब क्या, आगे बढ़ना। अधिगम प्रक्रिया खालिस्तान होती है, बाल्यावस्था तक, जीवन पर्यंत तक, शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक। कैसा होता है, जीवन पर्यंत होता है, पढ़े हम लोग क्लास में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जीवन पर्यंत होता है अधिगम। चलिए अगला देखते हैं। सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों तक, सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों तक, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक रहते हैं, यह कथन किसका है, तो किसने कहा है? हा? रेक्स एवं नाइट ने बताया है कि जब हम, है ना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करते तो उस समय क्या निर्माण होता है, उस समय, है ना, पठार का निर्माण होता है। ये रेक्स एवं नाइट ने कहा है। जैसे हम लोग एक अवस्था है, एक अवस्था से कहा जा रहा है, दूसरे अवस्था में जा रहा है, जैसे मान के चलिए एक अवस्था है, यहां से दूसरे अवस्था में जा रहा है, तो इस बीच में ये क्या बनेगा, पठार बनाएगा। ये किसने कहा है, रेक्स एवं नाइट ने कहा है। ठीक है, सोरेनसन ने क्या बताया है, सोरेनसन ने बताया है क्या, जो अधिगम का जो पठार बनता है वो कैसे क्या बनता है, कुछ दिनों, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक रहते हैं, है ना, ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ समय के बाद परिवर्तन को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, नए अधिगम को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो याद रखिएगा, सोरेनसन ने पठार को क्या बताया है, पठार कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सप्ताह तक रहता है। ये किसका स्टेटमेंट है, सोरेनसन का है। रेक्स एवं नाइट ने क्या बोला है, रेक्स एवं नाइट ने बोला है एक अवस्था से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, दूसरे अवस्था में जाने पर, जाने पर अधिगम पठार निर्मित होता है, अधिगम पठार निर्मित होता है। ये इन्होंने कहा है, रेक्सवा नाइट ने। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे अब क्वेश्चन इसको। ठीक है, तो शब्द को पहचानना है, कुछ महीना दिन तारीख वाला बात किया मतलब सोरेनसन, और अवस्था एक अवस्था से दूसरा अवस्था मतलब रेक्सवा नाइट। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया, कितने प्रकार बताया है एम गेने ने, है ना, कौन सा सिद्धांत दिया है, एम गेने ने कौन सा सिद्धांत दिया है, हा? सोपानिक सिद्धांत दिया है कि नहीं दिया है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने, सोपानिक सिद्धांत दिया है, बताया था मैं क्लास में, पढ़े हैं, तो याद रहे कि नहीं है, पढ़ तो लिए। कितने, है ना, कितने सोपान बताए इन्होंने अधिगम के, 8 सोपान बताए। मैं ये एक डायग्राम भी बताया था, इस प्रकार से बताया था, सोपान का पिक्चर भी बनाया हुआ था। सबसे निचला क्या था, सबसे निचला क्या था, संकेत था, उसके बाद क्या था, संकेत के बाद क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया,
उद्दीपक अनुक्रिया था। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? श्रृंखला था। श्रृंखला के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? शाब्दिक। श्रृंखला के बाद शाब्दिक सहचर्य पढ़े थे, शाब्दिक सहचर्य। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? विभेदीकरण। बहुभेदी विभेदीकरण करके था, बहुभेद विभेदीकरण। ठीक है, बहुभेद विभेदीकरण पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? संप्रत्यय पढ़े थे, संप्रत्यय। फिर पढ़े थे हम लोगों ने क्या? सिद्धांत पढ़े थे, सिद्धांत की बात किए थे। इसके बाद लास्ट में देखा था क्या? समस्या समाधान, समस्या समाधान। तो इतना सारा सोपानिक सिद्धांत में गेने जी ने बताया था कि ये सभी क्या है? हमारे सिद्धांत है। तो देखिए, श्रृंखला है, बिल्कुल है। अंतर्दृष्टि अधिगम कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। संकेत अधिगम कहीं पे दिख रहा है? संकेत दिख रहा है। शाब्दिक साहचर्य दिख रहा है? शाब्दिक साहचर्य है। आ जाइए, शाब्दिक साहचर्य भी दिख रहा है आपको। ये 8 सोपान जो किसने बताए थे? गेने जी ने बताए थे। उसमें से कौन कौन से? तो डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बन रहा है। और मैंने क्लास में एक चीज बताया था, सबसे निम्न को किसको बताया गया है? संकेत को। सबसे उच्च कौन सा है? समस्या समाधान। अधिगम का सबसे सर्वोत्तम जो है ना सोपान है वो कौन है? समस्या समाधान है। सबसे निम्न कौन है? संकेत है ना। निम्न है ना, निम्नतर में कौन आते हैं? 1 2 3 4, ये निम्न श्रेणी के हैं। ये निम्न श्रेणी के अधिगम में आते हैं। 1 2 3 4, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? उच्च श्रेणी के अधिगम में आते हैं। ये भी मैंने बताया था, है ना। केवल मानव में प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सा सोपान मानव में, केवल मानव में उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा सोपान केवल मानव में उपस्थित होता है? जैसे मैंने ऑप्शन ए बी सी डी दिया, इसको मैंने बोल दिया क्या? इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी, इसको मैंने बोल दिया क्या? डी, है ना। ये ए बी सी डी ऑप्शन हो गया। मेरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोपान केवल मानव में पाया जाता है? अधिगम का कौन सा सोपान? तो केवल मानव में कौन है? शाब्दिक है। कौन है? शाब्दिक। क्योंकि बोलना कौन जानता है? केवल मानव, पशुएं नहीं जानती, अन्य प्राणी नहीं जानते हैं। तो ये जो 3 है, ये किसके लिए है? जीव जंतु, जीव जंतु व मानव। पशु पक्षी भी आ जाएगा ना, जीव जंतु मानव पशु पक्षी, पशु पक्षी। ये सब पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। कौन कौन सा? संकेत, उद्दीपक और श्रृंखला। देखे होंगे भेड़ जैसे रोड में जाते होंगे तो भैंसा लोग नहाने जाते हैं ना सुबह सुबह तरिया में, तो एक साथ जाते हैं, तो वो श्रृंखला रहता है ना। तो वो चीजों का पालन होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं। अधिगम का पठार क्षैतिज प्रसार है। अधिगम का पठार क्या? क्षैतिज मतलब जी, यस, है ना। जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। यह परिभाषा किसने दिया है ना। अधिगम का पठार क्षैतिज प्रसार है, जिससे सीखने में उन्नति का क्या नहीं होता है? प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हमने सीखना चालू किया, उसके बाद सीखने की क्रिया क्या हो गई? स्थिर हो गई। तो जब स्थिर हो रहा है तो क्या हो रहा है? सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। यही सही बात है। प्रत्यक्ष बोध होता है क्या? नहीं होता है। तो ये किसने कहा है? तो नाम नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये किसने कहा है? स्किनर जी ने ये बातें कही है। ठीक है, तो पठार के समय में है ना, सीखने का क्या नहीं होता है? प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। इसे ध्यान में रख लेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? स्किनर जी का है। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, है ना। ये शब्द याद रखिएगा, है ना। पठार में सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। पठार में, अधिगम के पठार में सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ये स्टेटमेंट किसका है? स्किनर महोदय का है। चलिए अगला प्रश्न। अधिगम से सीखने तक के परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। अधिगम से सीखने तक के परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। एकदम शब्द को देखें, परिवर्तन में क्या है? महत्वपूर्ण है। शब्द को पकड़ना है भाई। ठीक है, चलिए। रटकर सीखने पर बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष सीखने का अंगीकरण, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अंगीकरण, उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी तो नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों नहीं बोल सकते? शब्द यहाँ पे क्या बोल दिया गया है? महत्वपूर्ण बोल दिया गया। परिवर्तन में महत्वपूर्ण, हालांकि सभी से अधिगम होता है, पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वो अधिगम किसको बताया गया है?
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अंगीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मैं पढ़ा चुका हूं भाई, किनकी किताब है, किनका है, किनका है, कल कल ही तो और बताया था शायद मैं, कल या परसों। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किनका किताब है, स्किनर महोदय का ये किताब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अधिगम का पठार है। चलिए अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। बताइए, अधिगम का पठार, अधिगम में दोष बोलेंगे क्या, दोष तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अधिगम की समाप्ति बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। अधिगम में अवरोध बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अवरोध वर्धन इसलिए बोल सकते क्योंकि आगे और कुछ भी क्रिया, जैसे ये गया स्थिर हो गया, या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, यहां रुकेगा नहीं अधिगम। बात समझ में आ रही है? तो वर्धन का मतलब क्या, आगे जाएगा वो, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो याद रखिएगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन मतलब थोड़े समय के लिए अधिगम क्या हुआ है, रुक गया है। क्लियर है, कर लेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। ठीक है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। पठार किसके कारण बनेगा, किसके कारण बनेगा, हाँ पठार किसके कारण बनेगा भाई, परिपक्वता पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है ना, अभिप्रेरणा दोनों हो सकता है, अभिरुचि दोनों हो सकता है, पर थकान तो निगेटिव ही होगा। थकान हमेशा क्या होगा, निगेटिव। और सकारात्मक कैसे हो सकता है, थकान हो सकता है ना, यही से सही चीज है ना। तो आप उत्तर किसको लगाएंगे, थकान को। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, इससे बढ़ भी सकता है, कम भी हो, पठार भी बन सकता है, इनसे भी वही हो सकता है, परंतु थकान से कभी भी ऊपर, है ना, हमेशा स्थिर रहेगा। थकान से अफसोस, है ना, थकान मतलब चुपचाप खटिया में सूत गए वाला कहानी है, यही बात है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, अधिगम के पठार का कारण नहीं है, बताइए। प्रेरणा की कमी से, प्रेरणा की कमी से अधिगम के पठार बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, इससे बनते हैं, प्रेरणा की कमी से बनते हैं, शारीरिक सीमा से भी बनते हैं अधिगम के पठार, ज्ञान की सीमा से भी अधिगम के पठार बनते हैं, विद्यालय के असहयोग से। बताओ भाई, जरूरी है क्या विद्यालय जाएगा इसका मतलब तभी सीखेगा आदमी, जरूरी है क्या, अनिवार्य तो नहीं है, अनिवार्य है क्या, नहीं है। तो ये हमारे चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है, प्रेरणा की कमी रही तो पठार बनेगा ही बनेगा, है ना, शारीरिक सीमा रही तो पठार बनेगा ही बनेगा। भाई शारीरिक सीमा हो गया, स्थिर हो गया वो, ठीक है, ज्ञान की सीमा हो गया तो भी क्या हो गया, स्थिर हो गया। पर विद्यालय नहीं गया है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि नहीं सीखेगा। भाई कहीं और जाके तो सीख सकते हैं, सीख सकते कि नहीं सीख सकते, मतलब ये पठार का कारण नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, चलिए आगे देखते हैं, दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। अब पठार बन गया है तो उसका क्या करना है, निराकरण करना है, क्या नहीं करना चाहिए बोल रहा है, क्या करना है वो तो पहले देख लेते हैं। सीखने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करना सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे दंडित करना चाहिए, इसको होल्ड में रख दो। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल। अगर कारण का पता चल गया तो आप अधिगम और बढ़ा लेंगे। आपका उत्तर क्या हो गया, उसे दंडित करना चाहिए। दंड करेंगे तो वो बोलेगा अब नहीं करना है भैया, हो गया बहुत, ये बहुत दंड देता है ऐसा करके, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, पठार का निराकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए, क्यों दंड को हमने क्या बताया है, नकारात्मक अधिगम बताया है, नकारात्मक बताया है ना, ठीक है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, अधिगम अंतरण। क्या कहते हैं, अधिगम अंतरण। मतलब पहला सीखे उसको दूसरे सीखने में क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। तो इसी को क्या बोले थे हम लोग, स्थानांतरण बोले थे। अधिगम का क्या, स्थानांतरण क्लास में किए थे हम लोग। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है अगेन स्थानांतरण। अगेन क्या, स्थानांतरण है, सीखने में क्या है, स्थानांतरण है। चलिए आगे बताइएगा। व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन है, ये किसने कहा है, गिलफोर्ड जी ने कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। तो याद रखना, गिलफोर्ड
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। चलिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो इन्होंने क्या बताया है? अनुभव व प्रशिक्षण के कारण क्या है? उसका परिणाम ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स ने कहा है। ये किसने कहा है? गेट्स ने कहा है। याद रखिएगा, अनुभव और प्रशिक्षण का जो परिणाम होता है वो होता है कि आपका अधिगम होता है। ठीक है, क्लास जिन लोग किए बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया है क्लास में भाई। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम जो प्रक्रिया है उद्दीपन एवं खाली स्थान के बीच की संगति है। क्या है? तो उद्दीपन व अनुक्रिया। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अधिगम एक खाली स्थान और खाली स्थान प्रक्रिया है। तो अधिगम के डेफिनेशन में बताया था, अधिगम एक जटिल है और एक्टिव है। इनएक्टिव जहां पे भी लिखा है, निष्क्रिय तो हटा दो, सरल भी हटा दो, है ना? बच गया क्या? जटिल, सक्रिय, व्यक्तिगत भी होता है ना, पर सरल रूप में नहीं होता है अधिगम। ठीक है, जटिल प्रक्रिया से पढ़े हम लोग। सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से सही है। हाँ, कौन सा आएगा? व्यवहार में परिवर्तन, सीखना केवल विद्यालय में होता है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया सीधे सीधे डेफिनेशन में लिखे थे हम लोग। सर्वांगीण विकास भी होता है सीखने से, विद्यालय में होता है। केवल विद्यालय में जरूरी है क्या भाई? केवल विद्यालय में जरूरी नहीं है। हमारा उत्तर यही नहीं होगा, सीखने से संबंधित तथ्य। ठीक है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि तो सब में प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोजेक्ट विधि किसके लिए है? बाल्य अवस्था के लिए, पूर्व बाल्य अवस्था के लिए, इसके लिए भी है। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है? ये पढ़ा चुका हूं मैं, फ्रोबेल ने किया है। किंडरगार्टन विधि का प्रयोग फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, फिर से अगेन क्या जाएगा? फ्रोबेल आ जाएगा। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। अन्य परिस्थितियों, आपने जो सीखा है उसको अन्य परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सीखने का स्थान। जो पहले सीख चुके उसका बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग? पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। सीखने में पलायन आधारित है। पलायन मतलब दूर होना, और जहां दूर होना है मैंने बताया था क्या होता है दूर होना मतलब। सकारात्मक का मतलब प्लस, नकारात्मक का मतलब माइनस। तो माइनस कब होगा? जब दूर होगा। तो दूर कब दूर हो रहा है ना? पलायन मतलब क्या? दूर होना। किस क्या होगा? नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? मैंने सीखने का स्थानांतरण तीन बताया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तीन बताया हूं मैं, और उसी को सकारात्मक नकारात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी है ना। सीखने का स्थानांतरण क्या है? उपयुक्त सभी। सकारात्मक कब होता है? जब एक क्रिया दूसरे क्रिया में क्या करता है? सहयोग करता है ना। नकारात्मक कब होता है? जब पूर्व ज्ञान अन्य ज्ञान को क्या बनाता है? बाधा बनाता है ना। और शून्य कब होता है? जब एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या लर्निंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं क्या? शून्य। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, यही बता दिया अभी। क्या कहलाएगा? बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है। पूर्व ज्ञान आने वाले परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, मतलब क्या होगा? वो शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है, सकारात्मक कब होता? जब पूर्व ज्ञान का अन्य ज्ञान में सहयोग होता। नकारात्मक कब होता? जब पूर्व ज्ञान अगले ज्ञान में क्या बनता? बाधक बनता। ठीक है, चलिए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? बताइए। क्षैतिज अंतरण का क्या? क्षैतिज में क्या आता है? समान परिस्थिति। क्षैतिज में क्या आता है? समान परिस्थिति। परिस्थिति समान है क्या? दोनों परिस्थिति समान है। एक स्कूटर है, दूसरा क्या है? कार है। परिस्थिति असमान है। ठीक है, धनात्मक अंतरण, धनात्मक अंतरण ले सकते हैं, है ना, पर धनात्मक अंतरण में लिया जा सकता है। और देखिए, ऊर्ध्व अंतरण, हाँ ऊर्ध्व अंतरण, ये तो डायरेक्ट पढ़े थे जी, हम लोग पढ़े थे ना। जैसे ट्रैक्टर चलाने वाला ट्रक चला रहा है करके, तो वही चीज का उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? बताइए। प्रभावित करता है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय।
सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, ये सब, ये तो नकारात्मक है दबाव, है ना। भय भी क्या है, नकारात्मक है। दोनों को काट दी। सहपाठियों से प्रतियोगिता और अर्थपूर्ण संबंध, मेरे हिसाब से सबसे पॉजिटिव कौन दिख रहा है, अर्थपूर्ण संबंध सबसे पॉजिटिव। किसी चीज का आपने पूरा अर्थ निकाल के क्या कर लिया, समझ लिया है, तो वो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को देखिए, सहपाठियों से प्रतियोगिता और अर्थपूर्ण संबंध। भाई दोस्तों, दोस्तों से जबरदस्ती का है कंपटीशन करना, निगेटिव लिया जा सकता है। जैसे मेरा दोस्त है, चल मैं आप देखना तुमको हराता हूं, ये एक प्रकार का नकारात्मक भावना भी आती है यहाँ पर। अर्थपूर्ण संबंध, अगर अर्थपूर्ण मतलब सही दिशा में सही सोच के साथ अगर हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, अर्थपूर्ण संबंध का मतलब क्या, अर्थपूर्ण जी, हाँ, सही चीज समझ रहे हैं। अर्थपूर्ण का मतलब समझ, और अर्थपूर्ण अगर समझ है, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा, ये हमेशा सकारात्मक होगा। पर सहपाठियों से प्रतियोगिता, है ना, ये नकारात्मक नेचर है। भाई दोस्तों से मतलब प्रतियोगिता करना, दोस्तों से क्या कंपटीशन करना, ये वाली भावनाएं हैं, ठीक है। ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, मित्र है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, अच्छे संबंध है हमारे, तो इनके साथ क्या कंपटीशन करना, या उसको बोलेंगे हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक कब होगा, दोस्तों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक कब हो रहा है ये, कि उसके साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं, तू आगे मत बढ़ मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, चलिए देख लीजिए। विद्यार्थी का अभिरुचि प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, बिल्कुल करते हैं। शिक्षा शास्त्री रणनीति, ये भी करते हैं। विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सब करते हैं। कहाँ 1 2 3 4, ये है इसका सही जवाब, ठीक है। ये आखिरी प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, क्या है, क्या है उत्तर, बता चुका हूं मैं, ठीक है, सभी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आप लोग हिंदी पढ़िएगा, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, पढ़े रहेंगे तो एमसीक्यू लगाएंगे तो बहुत आसान होता है, बिना पढ़े एमसीक्यू लगाएंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाती है, समस्या।